हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास। मैं रामजी सर एक बार फिर से आपके सामने वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, स्पेशली उसको कवर करेंगे। और इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एमसीक्यू के साथ विल ट्राई टू बी कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी, यानी उस क्वेश्चंस के बेस पे जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्लियर करेंगे। तो इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कि आप फिट और फाइन होंगे, कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को करने के लिए। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट से होगा, जिसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो चैप्टर फर्स्ट है 10th क्लास का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, याद रखें, आपको अपकमिंग जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं, क्विक जो रिवीजन का जो फॉर्मेट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए। आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को करने के पहले जस्ट विल ट्राई टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसको समझते हैं और फिर ऑप्शन को पढ़ करके करेक्ट आंसर को टिक मार्क करेंगे। तो फिजिकल और केमिकल चेंज जानने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज a chemical reactions in which new product is formed। एक ऐसी घटना, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। फॉर एग्जांपल कंबस्शन, बर्निंग, रोटिंग सड़ना, डाइजेशन, इट इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ द केमिकल चेंज। जबकि फिजिकल चेंज के अंदर क्या है, मैटर चेंजेस फॉर्म, मैटर अपने फॉर्म को चेंज करता है बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि केमिकल जो आइडेंटिटी है, यदि सबस्टांस, यदि मैटर एटम से मिल के बना है तो एटम ही रहेगा, मॉलिक्यूल से मिल करके बना है तो मॉलिक्यूल के बिहेवियर में, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इन फिजिकल चेंज देयर इज नो चेंज इन टू द केमिकल आइडेंटिटी, जैसे कि मेल्टिंग है, श्रेडिंग है, बॉइलिंग है, चॉपिंग है। सो ऑल दीज फेनोमेना विल कम अंडर द फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा, देयर विल बी द चेंज इन टू द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर और द सबस्टांस। तो आइए इसके बेस पे हम लोग पहले क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करें। क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यस इट इज द फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव द वाटर, यस इट इज द फिजिकल चेंज। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यस इट इज द फिजिकल चेंज। कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसका कंबस्शन, कंबस्शन है यानी कंबस्शन एक प्रकार से क्या है, इट इज द केमिकल चेंज। तो इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है, कौन नहीं है, तो कंबस्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज़ नॉट द फिजिकल चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। आइए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये रिएक्शन दी गई है, इसमें से हमको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें से ए बी सी डी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से हमको ढूंढ करके दिखाना है। तो आइए पहले इन चारों टाइप के रिएक्शन को समझें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन वट एवर इज गिवन हियर। तो इसके पीछे फर्स्ट we'll just discuss about the combination reaction.
माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी की ही जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ सिस्टम है। इसमें हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच द टू और मोर देन टू जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन आइदर इट में बी द एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है, यानी यहाँ से हीट का इवोल्यूशन हो सकता है फिर, या फिर हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए फिगर एनसीईआरटी के फिगर 1.3 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर वाटर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को डिजॉल्व किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड डिजॉल्व होकर के क्या बनाया, स्लैग लाइम बनाया। तो फॉर्मेशन ऑफ द स्लैग लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद द वाटर, इट इज द काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो है वन कटायन जो है एक्सचेंज होगा, डिस्प्लेस कर देगा किसी दूसरे कटायन को, जो हाईली जो रिएक्टिव कटायन है वो लेस रिएक्टिव कटायन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द साल्ट सोल्यूशन। तो इस तरीके से दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी का फिगर है 1.8। इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू कलर का होता है और इसके अंदर थ्रेड से बांध करके नेल लटकाई गई है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे कॉपर का जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन और आयरन सल्फेट बना देगा। तो दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और दो ये जो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के कॉपर जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। याद रखेंगे रिडक्शन की डिफिनीशन क्या है, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से वाटर क्या हुआ, वाटर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के क्या हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। याद रखेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो इस तरीके से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। दूसरा अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज गिवन। यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, किसमें, जिंक में रिड्यूस हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज जस्ट नथिंग, इट इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड द बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड द वाटर। ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक की नेचर होती है। इसमें जो है 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अब इसके बेस पे हमारे पास चारों टाइप के रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं। क्या एक किस प्रकार की रिएक्शन है, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसमें देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। तो ये जो है आपका जो है इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है कि नहीं हो रही, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा है, यानी रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये कह सकते हैं कि ये रिडक्शन है। यानी ये कंप्लीट हमारे पास एक जो रिएक्शन हो गई, कैसी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल करके इस तरीके की बात करेंगे
तो कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, साथ साथ में इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट इज़ ए काइंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर के क्या जुड़ रहा है, नाइट ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस तरीके से दूसरे का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डियर स्टूडेंट, सी इट विल बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इट विल बी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, रिडॉक्स है, यस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये किस प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो याद रखेंगे ये नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी सी। तो इस स्लाइड को हम लोग रिवाइज कर लिए यहाँ तक, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। That is, iron is reacting with water and forming the ferric oxide as well as the hydrogen gas is released. So iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent और water is acting as the oxidizing agent. इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच आइदर ऑक्सीजन इज एडिंग और hydrogen is removing. So this particular reaction is called as the oxidation. Reduction is what, addition of hydrogen or removal of oxygen, it is called as the reduction. तो यहाँ पे देखिए एक जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद द कार्बन एंड जिंक इज रिएक्टिंग जिंक फॉर्मिंग एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से जिंक तक रिमूव हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक इज रिड्यूस इनटू द जिंक। आई थिंक दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आप मजा ले रहे होंगे इस क्वेश्चन आंसर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, और फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है और HCl है, और ये मैग्नीज क्लोराइड और वाटर और प्लस क्लोरीन। तो इस केस में क्या हो रहा है, HCl, देखिए यहाँ पे HCl के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो रहा है, हियर इट इज द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, वेरी गुड। और वेयर एज मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज के साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड है। तो मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द क्लोराइड। क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दिस घटना इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू द क्लोरीन, वेयर एज मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द पर्टिकुलर मैग्नीज डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख लेना है, समझ लेना है कि एजेंट इज इन्वर्सली जस्ट रिलेटेड टू द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर प्रोसेस ऑक्सीडेशन की हो रही है, तो वो कंपाउंड या एटम कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इस केस में हमको समझना है, तो आयरन के साथ, आयरन यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है अफेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4। तो आयरन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पे वाटर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है वाटर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। इसका मतलब वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड।
तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। यस, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके बाद क्या है, एजेंट की बात करते हैं। तो वाटर इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। वाटर इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड सो बाई द करेक्ट ऑप्शन इट विल बी द सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। यस, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, सच काइंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जहाँ से एनर्जी क्या हो, रिलीज हो हीट के फॉर्म में, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन द सराउंडिंग्स। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है जहाँ पे कि हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो उस जहाँ पे रिएक्शन हो रही होगी जिस पर्टिकुलर स्पेस में एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसके अंदर जो है सराउंडिंग जो है आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक यदि रिएक्शन हो रही है तो आसपास का जो सराउंडिंग है डियर स्टूडेंट, वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। सो इन केस ऑफ द एक्सोथर्मिक सराउंडिंग इट विल वार्म, इट विल गेट हीटेड, और इन केस ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग इट विल बिकम द कूलर। सो इस केस बेस पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, यस एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एक्सोथर्मिक है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, नहीं, जहाँ पे इवापोरेशन होगा इसका मतलब उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, सॉरी, बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, फिर से फिजिकल चेंज है, तो बॉन्ड जितने भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैं नोट कर लेंगे, जितनी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस तरीके की जो प्रोसेस है सारी की सारी कैसी होती है डियर स्टूडेंट, इट विल बी द एंडोथर्मिक इन नेचर। वेरी गुड, आप सही चल रहे हैं। तो एंडोथर्मिक होती है, लेकिन इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमको एक्सोथर्मिक फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड कहाँ पे है, देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे ए में है, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट बनेगा वो क्या होगा, ए। वेरी गुड, नाइस। यदि आपको थोड़ा तेजी लग रहा हो तो वीडियो को आप स्लो करके देख सकते हैं, और अपने इस क्वेश्चंस को एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को नोटबुक में आप नोट करके और इसको जो है तैयार कर सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। 3 beakers labeled at A, B, C, each containing 25 ml of the water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beaker A, B, C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in case of beaker C the temperature of the solution falls। तो अभी हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में पढ़े हम लोग कि एक्सोथर्मिक के केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एंडोथर्मिक के केस रिएक्शन में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ए एंड बी जो है, ए और बी बीकर में सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, जबकि सी बीकर में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है। तो इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक, नहीं, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, यानी सी में एंडोथर्मिक हो रही है। तो इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ किसी में है, यस सी में है। तो फिफ्थ का जो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर, इट विल बी सी।
इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट एनालिटिकली हम लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जितने भी एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चंस है वन बाय वन टैकल आउट करना है। आइए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6। एक फिर से एक बेहतरीन सवाल है। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट solution. The light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation for the observation? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। और जैसे ही एसिडिफाइड परमैंगनेट कलर पर्पल कलर में हम लोग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो परमैंगनेट कलर का जो पर्पल कलर है धीरे धीरे क्या होता है, फेड करने लगता है और फाइनली ख़त्म हो जाता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो याद रखेंगे, इसको बस समझना है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है FeSO4 को। बात सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है फेरस सल्फेट को। इस चीज़ को थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट विद एसिडिफाइड परमैंगनेट सोल्यूशन। तो परमैंगनेट सोल्यूशन के अंदर हमने थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर दिया है। KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है और यदि इसमें हम लोग फेरस सल्फेट को ऐड करें तो फेरस सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो जो है कलरलेस होता है। और धीरे धीरे जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो पर्पल कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और फाइनली वो जो क्या हो जाता है, पर्पल कलर KMnO4 का ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्लाइड के अंदर ये शो किया गया है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन जो कि वाइट कलर है, कलरलेस है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पर्पल कलर का KMnO4 रखा हुआ है, ठीक है। और इस ब्यूरेट के हेल्प से KMnO4 देखिए पर्पल कलर का धीरे धीरे इसमें डाल तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कैसा है, इस ब्यूरेट के अंदर KMnO4 का कलर देखिए तो कैसा है, पर्पल कलर है। और जैसे इसको ऐड किया जा रहा है इस फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में तो धीरे धीरे इसका कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, पर्पल से ऑरेंज और ऑरेंज से फिर इस तरीके से ये वाइट हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और 100% इसका श्योरिटी है कि ये बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में छपने वाला क्वेश्चन बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ वो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर कटायनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, कटायनों का एक्सचेंज होता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को जिसके अंदर जो है कटायन एक्सचेंज हो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसके अंदर सोडियम सल्फेट दिया हुआ है और बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है। इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कटायन हो गया सोडियम, एक कटायन हो गया बेरियम। सोडियम के साथ सल्फेट है और बेरियम के साथ क्लोराइड है, लेकिन एक्सचेंज के बाद सल्फेट के साथ आ गया बेरियम और क्लोराइड के साथ आ गया क्या, सोडियम। सो सच काइंड ऑफ द रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फिगर नंबर 1.9 एनसीईआरटी का है, जिसके अंदर इस पर्टिकुलरली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया गया है, बेरियम क्लोराइड लिया गया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट लिया गया है। और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड होगा, जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जरूरी है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे कटायनों का क्या होना चाहिए, दो कटायनों का एक्सचेंज होना चाहिए। आइए देखते हैं कि द गिवन क्वेश्चन में कटायनों का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास है
यस, पहला तो एग्जांपल आपका यही हो गया। देखिए ये रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन ये आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, इसमें दो कटायन एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लेड है और ये डिस्प्लेस करके जो है डिस्प्लेस कर रहा है। ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, लेकिन दो आयन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो है ये कॉपर अलग। तो ये पहला ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हमारे हिसाब से सातवें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी बी। बी इज ओनली सेकेंड यानी यही सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको आप एक बार फिर से समझ लेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाई। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरी के अंदर, आप लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि इस प्लेट के अंदर जो है सिल्वर क्लोराइड रखा है और इस खिड़की से सनलाइट से क्या, खिड़की से विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस सिल्वर क्लोराइड विल split into and convert into the silver. So silver chloride turns gray because this silver chloride will decompose and convert into the silver and chlorine gas will. So due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by the light, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोलर डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक फोटो सनलाइट के डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या, कि यदि सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर का जो क्लोराइड है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म द सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल के बनने की वजह से, तो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। याद रखेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसमें है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर। तो ये देखिए दोनों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन यस क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यस, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 8 का क्या होगा? बी। 8 का क्या होगा? बी, फर्स्ट एंड थर्ड, due to the decomposition. Yes. Next question, solid calcium oxide react vigorously with water to form the calcium hydroxide accompanied by the liberation of the heat. This process is called slaking of lime. Very good. Calcium hydroxide dissolve in water form solution called lime water. Which of the following is true about the slaking of lime and solution form? तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हो रहा है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रही है। इसका मतलब कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज़ एन एक्जोथर्मिक। साथ साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन कैसे होता है? बेसिक होता है। तो इस केस में द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल लेस देन 7 नहीं, लेस देन 7 तो होता है किसका? एचडी का। तो द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इट इज़ एन एक्जोथर्मिक एंड पीएच विल मोर देन 7, यानी सेकेंड एंड थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन 9 का क्या बनेगा? इट विल बी बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए यहाँ पे सेम जो है एनसीईआरटी का जो है फिगर लगा है, फिगर नंबर 1.3, फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इसको जितना बार आप रिवाइज कर लेंगे, माइंड में रख लेंगे, आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10,
Barium chloride on reacting with the ammonium sulfate form the barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of the reaction? देखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम सल्फेट लाइक दिस, एंड इट इज फॉर्मिंग द बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखें क्या लिखा है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं, इट इज़ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, येस इट विल बी द प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर देखिए बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, इस रिएक्शन के अंदर बेरियम सल्फेट का PPT प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिएक्शन इन विच द टू एक्वस फॉर्म वाले जो है रिएक्टेंट को यदि मिक्स करें और उस रिएक्शन के अंदर यदि सॉलिड का फॉर्मेशन हो तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल बनेगा किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यस, और ये एग्जाम्पल बनेगा किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यस, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच द टू एक्वस फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट reacting to each other and forming the precipitate solid form. So such kind of the reaction it is called as the precipitation reaction. तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड एंड फोर्थ, यानी इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी। सो आज के लिए इन 10 क्वेश्चंस के साथ अपने इस जर्नी को यहीं पे रोकते हैं, विराम देते हैं, स्टॉप करते हैं और सभी लोगों के लिए विश करते हैं कि आपके जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो आप जो है सुचारू रूप से, सॉलिड रूप से कर रहे होंगे। और इसी के साथ सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड रिवाइज द सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।